नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? जब हम किसी बात को मौखिक रूप से कहते हैं, बिना लिखे मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, तो उसका कौन सा स्वरूप है, कौन सा रूप है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ नीचे। पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी देखिए ये लिखने में काम आती है शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना, लिखने में काम आती है शुद्ध वर्तनी। और बात करें जहाँ तक सुलेख, तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। लेख यानी कि लेख आ गया यानी कि लिखना है, ठीक है ना, तो ये लिखने से संबंधित है। श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, यहाँ पर भी लिखने से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो है आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब है कि भाषण देना। इसमें लिखने की कोई बात नहीं हो रही है, भाषण की बात हो रही है। यानी कि भाषण कैसा होता है? मौखिक होता है ना, तो मौखिक होता है तो आपका जो है मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आशु भाषण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा जो है उसमें कितनी बोलियाँ हैं, ना कि आपके संविधान में आपका बोलियाँ पूछ रहा है कितनी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 15, 25, 18 या फिर 22। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें 18 बोलियाँ कुल हैं। इसको हमने नीचे जो है उसका डिटेल भी लिख दिया है कि कौन कौन सी भाषा हैं आपकी। तो देखिए यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। पूर्वी हिंदी जो है उसमें आपकी 3 भाषाएं आ जाती हैं, जो है बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी फिर आती है, उसमें आपकी ये भाषाएं हो जाती हैं जैसे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, बांगरू। फिर बात करते हैं आपकी बिहारी हिंदी आती है, इसमें आपकी आती है मैथिली, मगही, भोजपुरी। फिर बात करते हैं इसमें आती है राजस्थानी हिंदी में आपकी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, ये सब हिंदी भाषा के ही अंग हैं। और फिर आती है पहाड़ी हिंदी जिसमें आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और एक आती है दक्षिणी हिंदी के नाम से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 18 बोलियाँ हो जाती हैं आपकी हिंदी भाषा की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है हमारा कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है, ठीक है ना। यानी कि भारतेंदु जो युग था उसमें निकलने वाली कौन सी पत्रिका थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, यानी कि युग्म दिए हुए हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वह भारतेंदु युग में निकला हुआ था। तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप है, सरस्वती और माधुरी है, और कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत और कादम्बिनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये जो है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं नीचे। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वह आपका 1868 ईस्वी में हुआ था, जो काशी से हुआ था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था कवि वचन सुधा का प्रकाशन। यह एक पत्रिका है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हिंदी प्रदीप की। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है वो 1877 में हुआ था प्रयाग से, ठीक है ना। इसका जो प्रकाशन है वो बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया था, ठीक है। देख बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, ठीक है ना। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाते हैं लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। जल्दी से बताइए अपना क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अखिलेश। अखिलेश आपका आंसर हो जाएगा। यह जो है लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है तद्भव पत्रिका। ये भी आप याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने और बोलने में किया जाता है? तो भारत में लिखने और बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक और देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है मॉरिशस। तो जल्दी बताइए अपने आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस देश है, इसमें आपको हिंदी जो भाषा है वो लिखने और पढ़ने में यूज़ की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। सूरसागर किस भाषा की रचना है, यानी कि सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। जल्दी से अपना आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ब्रज भाषा सही हो जाएगा। ब्रज भाषा जो है वो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा।
यहाँ पर प्रश्न है, वीरों का वसंत कविता किसने लिखी है? दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न किया गया है आपको, सुमित्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सुमित्रा गलत है, आपका सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर हो जाता है आंसर, ठीक है ना। नीचे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की एकमात्र कवयित्री है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो कवयित्री लिखा हुआ है इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द में या लिख दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि सही शब्द कौन है। तो आप देख लीजिए कवयित्री किस तरीके से लिखा जाता है, कवयित्री जो है इसी तरीके से लिखा जाता है, यही आप सही करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा। जल्दी से बताइए अपना उत्तर। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका मानक भाषा आंसर सही हो जाएगा। मानक भाषा जो है वो व्याकरणिक और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? यानी कि एक रासो जो रचनाएं हैं उनमें से आल्हा खंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध है आल्हा खंड के नाम से, या फिर खुमार रासो, या फिर परमाल रासो, या फिर विसल देव रासो। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका परमाल रासो सही हो जाएगा। परमाल रासो को ही हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं और इसके रचयिता जो हैं वो आपके जगनीक हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अक्कड़, अड़, अड़ और कड़, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है इन चारों में से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए घुमक्कड़ जो शब्द है इसमें घुम एक जो है एक सार्थक शब्द है और अक्कड़ जो है इसका पीछे का प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में डिटेल। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के, जैसे कोई शब्द है उसके पूर्व में जुड़ जाते हैं, पूर्व में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द का जो है अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो किसी शब्द में पूर्व में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण कि जैसे कि प्रहार है, तो प्रहार में आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, तो जो आगे लग जाते हैं, यानी कि आपका प्रा। देखिए हार एक जो है, हार को अगर देखें तो यह एक मूल शब्द है, यानी कि हार एक सार्थक शब्द है। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि हार यानी कि हारने वाला, ठीक है, हार। तो हार में जो है प्रा उपसर्ग लगा है, जब प्रा उपसर्ग जब लग गया है तो इसका अर्थ जो हो गया है प्रहार, ठीक है ना। इसका अर्थ जो है वो चेंज हो चुका है, प्रहार हो चुका है। पहले हार था लेकिन प्रा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ जो है वो प्रहार हो गया है। तो इसके जो अर्थ है उसके उसमें परिवर्तन हो गया है प्रा उपसर्ग लगाने पर। तो यहाँ पर जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, इतना आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है दयालु शब्द। देखिए यहाँ पर जो दया है वो आपका मूल शब्द हो जाता है और जो आलू है वो आपका प्रत्यय हो जाता है, यानी कि दया में आलू प्रत्यय जुड़ने पर आपका दयालु एक नया शब्द बनता है, सार्थक शब्द, ठीक है ना। तो जो आगे जुड़ते हैं, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया है, सभी के जितने भी प्रश्न ऊपर 10 कराए हैं सबके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही PDF और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम यहाँ शिक्षा से जुड़ी कोई भी न्यूज़ होती है उसको लेकर आते हैं और विभिन्न टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।